आलोक, श्याम, सुजीता, गौरव, दीपिका, प्रीति, कीर्ति, सुरेश, आराधना, मुन्ना, प्रिया, सूरज, आ, निधि, मोना, नेहा, प्रिंस, अभिषेक। अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हाँ जी। तो कल फाइनली हम लोगों ने मशीन इनपुट को निपटा डाला है ना। तो मशीन इनपुट को कल हमने खत्म कर दिया। मशीन इनपुट के सारे क्वेश्चन हमने बना लिए और अब हम हर क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा स्टेटमेंट्स, एनालिटिकल रीजनिंग। जो स्टेटमेंट्स वाले चैप्टर हैं अब हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट्स, ठीक है। स्टेटमेंट्स यानी कि जो कथन वाले चैप्टर्स हैं। जैसे कि अगर हम बात करें स्टेटमेंट अजम्पशंस, कथन और पूर्व धारणाएं। स्टेटमेंट अजम्पशंस, कथन और पूर्व धारणाएं। हम बात करें स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट आर्गुमेंट्स, कथन और तर्क। स्टेटमेंट आर्गुमेंट्स, कथन और तर्क। कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन, कार्यवाही, ठीक है, कार्यवाही। और आपका कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम, कारण और परिणाम। स्टेटमेंट कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष। रीजन असर्शन, रीजन असर्शन यानी कि अभिकथन, कारण और अभिकथन, कारण और अभिकथन। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग। डेटा सफिशिएंसी, डेटा सफिशिएंसी। तो ये टॉपिक्स हैं जो हमें निपटाने हैं, है ना। हाँ जी, ये टॉपिक्स हम निपटाएंगे। अजम्पशंस, आर्गुमेंट्स, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, कंक्लूजन्स, रीजन असर्शन, डिसीजन मेकिंग एंड डेटा सफिशिएंसी। जिस तरह से हमने नॉन वर्बल रीजनिंग के 10 चैप्टर खत्म किए थे, वैसे ही आप समझो ये जो स्टेटमेंट्स है ना, एनालिटिकल रीजनिंग भी जिसको हम कहते हैं, लॉजिकल रीजनिंग भी जिसको हम कहते हैं, ये सारे टॉपिक्स उसके अंदर आते हैं। तो जिस तरीके से हमने नॉन वर्बल एक साथ खत्म किया, वैसे ही हम इसको भी एक साथ खत्म करेंगे, ठीक है जी। हाँ, सारे टॉपिक बेटा एक एक दो दो दिन के हैं, ज्यादा बड़े बड़े टॉपिक्स नहीं है, नॉन वर्बल की तरह छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्टेटमेंट अजम्पशन। क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है स्टेटमेंट अजम्पशन का मीनिंग क्या होता है? भाई हिंदी में अगर हम बोले स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, अगर मैं हिंदी में बोलूं स्टेटमेंट्स या स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, ठीक है। स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, इसको हिंदी में कहते हैं कथन और, कथन और पूर्व धारणाएं, कथन और पूर्व धारणाएं, कथन और पूर्व धारणाएं, कथन और पूर्व धारणाएं, ठीक है जी। कथन और पूर्व धारणाएं, स्टेटमेंट अजम्पशन, कथन और पूर्व धारणाएं, ठीक है। स्टेटमेंट कंक्लूजन से ये टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। एक टॉपिक है स्टेटमेंट कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष। एक चैप्टर है ना। एक चैप्टर कौन सा चैप्टर है? वो चैप्टर है, शायद आप उस चैप्टर को पढ़ चुके हो, है ना, सिलॉक्स। सिलॉक्स चैप्टर को आप लोग पढ़ चुके हो, सिलोजिज्म। जो सिलॉक्स चैप्टर था वो भी स्टेटमेंट कंक्लूजन था, लेकिन वो डिफरेंट चैप्टर था। वहां पर जो स्टेटमेंट होते हैं वो काल्पनिक होते हैं, लेकिन इस स्टेटमेंट कंक्लूजन चैप्टर में जो स्टेटमेंट होंगे वो वास्तविक होंगे। ये सारे के सारे टॉपिक हमारे वास्तविक जीवन से रिलेटेड है, हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड है, हमारे रील नहीं, रियल लाइफ पर बेस्ड चैप्टर्स हैं। ये हमारे रियल लाइफ पर बेस्ड चैप्टर हैं, वास्तविक जीवन पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। ये जो टॉपिक्स हैं ये वास्तविक जीवन पर आधारित है, ये रील नहीं, रियल लाइफ पर बेस्ड है, ठीक है जी। तो स्टेटमेंट कंक्लूजन और स्टेटमेंट अजम्पशन में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंक्लूजन, कंक्लूजन एंड अजम्पशन? देखो, कंक्लूजन और अजम्पशन में एक बहुत ही छोटा सा फर्क है ना। अजम्पशन भी क्या होता है? अप्रोक्सीमेट 100% ट्रू, बट 100% ट्रू नहीं है। कंक्लूजन का मतलब होता है वो बात जो कि 100% ट्रू हो, मतलब 100% सत्य हो, उसमें कोई इफ एंड बट ना हो। और जो अजम्पशन होता है लेस देन 100% ट्रू, यानी कि जिसके सही होने की संभावना होती है, पॉसिबिलिटी। बेसिकली हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं अजम्पशन मीन पॉसिबिलिटी,
है ना, अजम्पशन मीन पॉसिबिलिटी होता है, ठीक है। एज्यूम, हम एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ ये अजम्पशन तो हमारा सही होगा, पॉसिबिलिटी। तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न आप लोगों से है, क्योंकि स्टेटमेंट एजम्पशन चैप्टर में जो भी स्टेटमेंट आएगा वो हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड होगा, वास्तविक जीवन से रिलेटेड होगा। और रियल लाइफ में अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं वास्तविक जीवन में आपसे पूछूं कि भैया ये बताओ कि कौन सी पूर्व धारणा हमारी सही होगी, कौन सा अजम्पशन हमारा सही होगा, तो अजम्पशन का मतलब तो पॉसिबिलिटी है। और रियल लाइफ में हाँ जी, ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा 10 जनवरी से मुखर्जी नगर दिल्ली में। लेकिन आप लोग मजे से जहां हो वहीं रहो। हाँ, तो मैं आप लोगों को क्या बता रहा था कि रियल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, रियल लाइफ का कोई इंसिडेंट हमें बताया जाएगा और हमें बताना है कि क्या ये पूर्व धारणा सही है कि नहीं सही। तो अगर मैं प्रैक्टिकली सोचूं एकदम, तो रियल लाइफ में नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर चीज संभव है। तो संभावना तो हर चीज की संभव है ना, संभावना तो हर चीज की संभव है। इसका मतलब ये है सर, इस चैप्टर में जितने भी एजम्पशन आते हैं हमेशा सारे एजम्पशन क्या होने चाहिए सर, हमेशा सारे एजम्पशन सही होने चाहिए अगर हम प्रैक्टिकली सोचें, क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो हर चीज, हर संभावना हमारी सही होनी चाहिए, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, सारे एजम्पशन को हम सही कर देंगे, है क्यों भाई, हम सारे एजम्पशन को क्या कर देंगे, सारे एजम्पशन को सही कर देंगे। सर ये तो अजम्पशन है, अजम्पशन तो सही हो ही सकता है, क्यों भाई। लेकिन अगर इतना ही इजी होता फिर ये चैप्टर तो तुरंत तुरंत क्या हो जाता, तुरंत खत्म हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, मानते हैं कि अधिकतर एजम्पशन सही होते हैं क्योंकि वो पॉसिबिलिटीज हैं और पॉसिबिलिटी रियल लाइफ से रिलेटेड अधिकतर सही होती हैं। लेकिन कुछ ऐसे एजम्पशन है जो कभी सही नहीं करने हमें। बेसिकली देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ assumptions दैट कैन नेवर बी ट्रू। ठीक है, सिर्फ दो ही प्रकार के अजम्पशन है जो कभी हमें सही नहीं करने हैं, बस उन दो अजम्पशन को हमें पहचान लेना है। पता है कौन कौन से अजम्पशन, जैसे पहला अजम्पशन है, हम कभी भी स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते, हम कभी भी स्टेटमेंट का विरोध नहीं कर सकते, है ना, हमें कभी भी स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना होता है, हमें कभी भी स्टेटमेंट का विरोध नहीं करना होता है, हम हमेशा स्टेटमेंट का फेवर करेंगे, हम हमेशा स्टेटमेंट का साथ देंगे, ऑलवेज हम स्टेटमेंट के फेवर में रहेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको एक स्टेटमेंट दूं, करियर विल पे सारे टीचर बेस्ट हैं, सारे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, आलोक ने करियर विल ज्वाइन किया एसएससी की एक तैयारी के लिए, ये एक स्टेटमेंट है। अब पहला अजम्पशन है, आलोक का सिलेक्शन एग्जाम में नहीं हुआ, है ना, आलोक का सिलेक्शन एग्जाम में नहीं हुआ। अरे यार उसकी टेंशन मत लो तुम ऑफलाइन की, तुम भैया ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन पे फोकस रखो, ठीक है। हाँ, तो पहला अजम्पशन क्या है, आलोक का सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि आलोक को अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं हुई थी। दूसरा अजम्पशन है, आलोक आलोक का है ना, आलोक का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो पहला जो अजम्पशन यहाँ पर है, अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो यहाँ पर दोनों अजम्पशन सही है। भाई आलोक का सिलेक्शन हो भी सकता है, आलोक का सिलेक्शन नहीं भी हो सकता है, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो है ना, नहीं सॉरी, मैं दो अजम्पशन आपको देना चाहूंगा। पहला अजम्पशन है आलोक का सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि उसको अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं हुई। दूसरा अजम्पशन है आलोक का सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि आलोक ने मेहनत नहीं की, आलोक ने पढ़ाई नहीं की। अब यहाँ पे दो अजम्पशन मैंने दिए, आलोक का सिलेक्शन नहीं हुआ दोनों अजम्पशन में, लेकिन पहले अजम्पशन में है कि आलोक को अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं हुई, दूसरे अजम्पशन में है कि आलोक ने मेहनत नहीं की। तो अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो दोनों अजम्पशन की क्या है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, भाई संभावना है, हो सकता है आलोक को अच्छी शिक्षा प्राप्त ना हुई हो सकता है आलोक ने पढ़ाई ना की हो। तो प्रैक्टिकली सोचे तो दोनों ही कारण हो सकते हैं सिलेक्शन ना होने के। लेकिन हमें क्या करना है, कभी भी स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना। स्टेटमेंट में क्या था कि आलोक ने करियरविल ज्वाइन किया, करियरविल के सारे टीचर अच्छे हैं, ये स्टेटमेंट में बताया जा रहा है, करियरविल के सारे टीचर बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये सब कुछ स्टेटमेंट में बताया गया। इसका मतलब ये है कि स्टेटमेंट में पहले ही बता दिया गया कि यहाँ के जो टीचर्स हैं वो एकदम बढ़िया हैं, वो बेस्ट हैं।
तो जो हम पहला एजम्पशन कह रहे हैं कि आलोक को अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं हुई, इसका मतलब हम स्टेटमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, हम स्टेटमेंट का विरोध कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो हमें अगेंस्ट नहीं जाना, हमें विरोध नहीं जाना, इसीलिए पहला जो एजम्पशन है वो क्या होगा, गलत होगा। तो हमें कभी भी स्टेटमेंट के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं आना। जैसे कि बाहर बहुत तेज, अभी तो खैर ठंड है, तो बाहर बहुत तेज मान लो धूप निकली हुई है, ठीक है, और आप कहो कि हो सकता है शाम को बारिश हो जाए, तो धूप निकली हुई है और आप कह रहे हो शाम को बारिश हो जाए, तो ये जो बात है ना, हो सकता है बारिश हो जाए, भैया कोई भरोसा नहीं है बारिश का, हो जाए बारिश, लेकिन ये बात अभी स्टेटमेंट के क्या है, अगेंस्ट है, क्योंकि बादल हो नहीं रहे, मानसून है नहीं, और आप कह रहे हो बारिश हो जाए, और स्टेटमेंट में धूप निकली हुई है, तो हम स्टेटमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो बेसिकली हमें स्टेटमेंट के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं जाना है। ठीक है जी। हाँ जी। लाइव क्लास नहीं ले पाता हूँ पढ़ाने की वजह से, पढ़ने की वजह से, थैंक यू सर, रीजनिंग की वजह से मेरा प्री एसएससी प्री क्लियर हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है, मेंस भी क्लियर हो जाएगा। तो हमें कभी भी स्टेटमेंट के विरोध नहीं जाना, हमें कभी भी स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना, हमें हमेशा स्टेटमेंट के फेवर में रहना है, हमें हमेशा स्टेटमेंट का साथ देना है। तो पहले वो अजम्पशन जो कभी भी अपोजिट होंगे, अगेंस्ट होंगे, वो हमेशा गलत होंगे। दूसरे, डेट आर इलॉजिकल, जो इलॉजिकल होते हैं ना, वो स्टेटमेंट हमेशा, वो अजम्पशन हमेशा गलत होते हैं। इलॉजिकल मतलब अमान्य, इलॉजिकल मतलब अमान्य, है ना? हाँ जी। तो जो इलॉजिकल स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट भी कभी भी सही नहीं माने जाएंगे। हमें एक बात जो करनी है वो लॉजिकल बात करनी है। ठीक है, क्या बात करनी है? लॉजिकल बात करनी है, इलॉजिकल बात हमें नहीं करनी है। ठीक है जी। हाँ जी। तो हमेशा याद रखना, ये दो टाइप के अजम्पशन है जो कभी भी सही नहीं करने हमें। एक जो स्टेटमेंट के अगेंस्ट होते हैं, दूसरा जो इलॉजिकल होते हैं। इसके अलावा दुनिया के जितने भी अजम्पशन है, सारे अजम्पशन हमेशा सही होंगे, हमेशा सारे अजम्पशन सही होंगे। बस इतना याद रखना, हम स्टेटमेंट के फेवर में रहेंगे। ठीक है, हमेशा सारे एजम्पशन सही माने जाएंगे, बस इतना याद रखना, हमें स्टेटमेंट का क्या करना है, हमें स्टेटमेंट के फेवर में रहना है, उसके साथ देना है ना जी। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। ओके 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 ओके। हाँ, तो सीधा मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बेहतर तरीके से इसके बारे में समझ आएगा कि स्टेटमेंट एजम्पशन बेसिकली चैप्टर है क्या। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं देखोगे, प्रैक्टिकली फील नहीं करोगे चीजों को, तब तक आप चीजों को समझ नहीं पाओगे। ठीक है भाई साहब। हाँ जी, इसीलिए क्वेश्चन डायरेक्ट देखना जरूरी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर, और ये क्वेश्चन आपके सामने है, जरा आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और समझने की कोशिश करो कि एग्जैक्टली क्या लिखा है। एक कार सड़क से हट गई थी और एक पेड़ से टकरा गई। सड़क अच्छी नहीं थी, चालक काफी कुशल था, उसने पिछले 15 सालों से कार को चलाया था। A car had driven off the road and hit a tree. The road was not good. The driver was efficient enough. He had driven the car for last 15 years. ठीक है जी। चलो, ये एक स्टेटमेंट है कि बेसिकली ड्राइवर का एक्सीडेंट हो गया है। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। तो पहला अजम्पशन है द एक्सीडेंट अकर ड्यू टू ड्राइवर, है ना, एक्सीडेंट ड्राइवर की वजह से हुआ। दूसरा है देयर वाज ए मैकेनिकल फॉल्ट इन द कार, कार में कुछ यांत्रिक खराबी थी। अब आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली नहीं सोचना, अगर आप इतना प्रैक्टिकल सोचोगे ना, तो आपको स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं है, और बिना स्टेटमेंट चेक किए आप बता सकते हो पहला जंक्शन भी सही है, दूसरा जंक्शन भी सही है, बिना स्टेटमेंट चेक किए बता सकते हो, है ना। अगर हम प्रैक्टिकली सोचे, क्यों? क्योंकि दुर्घटना ड्राइवर की वजह से ही होगी, और किसकी वजह से होगी? कोई भूत थोड़ी आया है गाड़ी चलाने। और दूसरा, देयर वाज ए मैकेनिकल फॉल्ट, हाँ हो सकता है सर कार ही खराब हो। तो अगर हम बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचेंगे तो हम दोनों अजम्पशन को क्या कर देंगे, सही कर देंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें स्टेटमेंट पे फोकस करना है, हमें स्टेटमेंट को भी ध्यान से देखना है। हम कभी भी स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। जैसे पहले अजम्पशन में क्या बोला गया कि दुर्घटना ड्राइवर की वजह से हुई, और जबकि स्टेटमेंट में ड्राइवर का सपोर्ट लिया गया। स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि जो ड्राइवर है ना, वो काफी एक्सपीरियंस्ड है ना, ड्राइवर वॉज एक्सपीरियंस्ड। अगर वो ड्राइवर हैव एक्सपीरियंस, तो उसको अगर एक्सपीरियंस है पिछले 15 साल से, हम बता रहे हैं, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि ड्राइवर तो भाई साहब बहुत बढ़िया है। तो अगर हम कहें कि एक्सीडेंट ड्राइवर की वजह से हुआ, तो इसका मतलब ये अजम्पशन अगेंस्ट है, ये अजम्पशन
स्टेटमेंट का विरोध कर रहा है, ये कथन का विरोध कर रहा है। दूसरा, देयर वॉज ए मैकेनिकल फॉल्ट इन द कार, कार में कुछ यांत्रिक खराबी थी। अच्छा ये बताओ, क्या स्टेटमेंट में कार की कंडीशन को एक्सप्लेन किया गया है कि कार हमारी बहुत बढ़िया थी? है क्या कोई एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे कार की कंडीशन को लेकर? नहीं सर। अगर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन होती कि कार हमारी न्यू ब्रांड थी और फिर हम कहते देयर वाज मैकेनिकल फॉल्ट, तो हम स्टेटमेंट का विरोध करते। लेकिन कार की कंडीशन तो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं की जा रही। अच्छा एक बात और बताओ कि अगर कोई यांत्रिक खराबी है तो क्या एक्सीडेंट होने की उम्मीद है? कोई चांसेस है? इज देयर एनी चांस कि अगर मान लो गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाए तो एक्सीडेंट हो जाए? हाँ सर, बिल्कुल। मैकेनिकल फॉल्ट से एक्सीडेंट होने का चांस है। तो ये जो सेंटेंस लिखा है ये बिल्कुल लॉजिकल सेंटेंस है। और दूसरी बात, ये स्टेटमेंट का विरोध भी नहीं कर रहा, इसका मतलब ये अजम्पशन सही माना जाएगा, इसका मतलब सही माना जाएगा। तो ओनली सेकंड इम्प्लिसिट, यहां पर हम वर्ड यूज करते हैं अजम्पशन के लिए इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब होता है अंतर्निहित, अंतर्निहित है, मतलब ये जो अजम्पशन है ये कहीं ना कहीं इसी कथन में छुपा हुआ है, ठीक है, हिडन फॉर्म में है। तो बस ओनली सेकंड इम्प्लिसिट, केवल दूसरी पूर्व धारणा अंतर्निहित है। तो कुल मिलाकर हमें हमेशा स्टेटमेंट के फेवर में रहना है, कभी भी उसका विरोध नहीं करना, उसके अगेंस्ट नहीं जाना है, हमेशा उसी का साथ हमें देना है। किसका? स्टेटमेंट का, उसी के साथ हमें रहना है, स्टेटमेंट के साथ। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The government recently announced additional food for work programs for all the drought affected region in the country. सरकार ने देश के सभी सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त काम के बदले अनाज कार्यक्रम की हाल ही में घोषणा की है। हम्म, सरकार ने क्या किया है, देश के सभी सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए, मतलब देश में जितने भी ड्रॉट अफेक्टेड रीजन है, जितने भी सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं, तो सरकार ने क्या बोला कि लोगों से काम करो और काम के बदले अनाज ले लो। तो पहला अजम्पशन है द गवर्नमेंट हैज एडिक्वेट फंड टू रन दिस प्रोग्राम, इन कार्यक्रम को चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त निधि है। हो सकता है इन कार्यक्रमों के कारण प्रभावित लोगों को कम से कम एक बार का खाना मिल सके। अच्छा एक बात बताओ, हमें हमेशा स्टेटमेंट के फेवर में रहना है, उसका विरोध नहीं करना। सरकार अगर कोई प्रोग्राम चला रही है, इसका मतलब सरकार के पास पर्याप्त निधि होगी, तभी तो उन प्रोग्राम्स को चला रही है वो। तो हम कह रहे हैं कि सरकार, द गवर्नमेंट हैज एजुकेट फंड टू रन दिस प्रोग्राम, इसका मतलब हम स्टेटमेंट के फेवर में है ना, हमने विरोध तो किया नहीं, हम उसी का तो साथ दे रहे हैं। सही बात है भैया, उसके पास फंड होगा इसीलिए वो प्रोग्राम चला रहा है। कोई आदमी भंडारा करा रहा है, कोई प्रसाद बटा रहा है, कोई प्रसाद बांट रहा है, कोई कहीं घूमने जा रहा है, तो हम कहेंगे भैया इसके पास पैसा है इसलिए कर रहा है। सही बात है, उसी के फेवर में ही तो कह रहे हैं हम, उसके अगेंस्ट थोड़ी हैं। दूसरा, हो सकता है इन कार्यक्रम के कारण प्रभावित लोगों को कम से कम एक दिन में एक बार का तो खाना मिल सके, ये भी बात स्टेटमेंट के फेवर में, क्योंकि जो प्रोग्राम चलाए गए हैं वो लोगों को फूड सप्लाई के लिए चलाए गए हैं, खाना देने के लिए, और हम कह रहे हैं लोगों को कम से कम एक दिन का खाना मिलेगा। तो ये भी बात पूरी तरीके से स्टेटमेंट के ही फेवर में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर इम्प्लिसिट, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर इम्प्लिसिट। चलिए नेक्स्ट, धीरे धीरे करके दिमाग की बत्ती जलेगी इस चैप्टर में, एक साथ नहीं चलेगी, धीरे धीरे करके चलेगी, ठीक है जी। अब स्टेटमेंट पढ़ो। अच्छा एक चीज और, आप लोग एक काम करो बेटा, आप लोग एक चीज, एक बार और एक काम और करो, हर क्वेश्चन का आंसर ना अपनी नोटबुक पे लिखते जाओ। रीजन ये है कि जब मैं एक्सप्लेन करूंगा ना क्वेश्चन को, तो आप अपने मन में अपना आंसर चेंज कर लोगे, तो इसीलिए आपका आंसर पहले से डिफाइन होना चाहिए, ताकि आप ये एक्सेप्ट कर सको कि हाँ आपने आंसर सही दिया या आपने आंसर गलत दिया। क्योंकि अगर आप हर क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखोगे पहले से, तो आप ये एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे कि आप सही आंसर दे रहे हो या आप गलत आंसर दे रहे हो। ठीक है जी, हाँ जी। राज्य के अधिकांश राज्य के अधिकांश, बेटा नोट्स वोट्स नहीं बनाने हैं इस टॉपिक में, इन स्टेटमेंट्स वाले चैप्टर्स में कोई नोट्स वोट्स नहीं बनाने हैं, सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है जो मैं आपको करा रहा हूँ।
राज्य के अधिकांश इंजीनियरिंग कॉलेजों ने अगले शैक्षणिक सत्र के लिए सीटों की अधिक संख्या मंजूर करने के लिए most of the engineering colleges in the state apply to the regulatory body for sectioning more number of seats for the next academic session. देखो मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेज, काफी सारे इंजीनियरिंग कॉलेज ने क्या किया है, मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन द स्टेट अप्लाई टू द रेगुलेटरी बॉडी फॉर सेक्शनिंग मोर नंबर ऑफ सीट्स। मतलब काफी सारे जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उन्होंने अप्लाई किया कि हमारे कॉलेज में नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज कर दो। हालांकि आजकल तो सारी सीटें खाली पड़ी रहती हैं, बीटेक करके क्या फायदा। बीटेक आजकल लोग, एक बीटेक का ट्रेंड था, ठीक है, ये ट्रेंड था, क्या कहते हैं आपके 2008 से लेके 2014-15 तक ट्रेंड रहा बीटेक करने का, 11-12 तक, लेकिन उसके बाद ये ट्रेंड थोड़ा कम हो गया। ठीक है, तो अब तो बीटेक में कॉलेज में सीट्स ही खाली पड़ी रहती हैं। तो लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये कह रहे हैं तो मान लेते हैं। तो पहला अजम्पशन है द रेगुलेटरी बॉडी में ग्रांट एडिशनल सीट, हो सकता है इनको परमिशन मिल जाए, तो हम कह रहे हैं इनको परमिशन मिल जाए, तो ये बात क्या है? क्यों भाई, अगर इनको परमिशन मिल जाए तो ये बात स्टेटमेंट के फेवर में ही तो है। हम कह रहे हैं परमिशन मिल जाएगी इनको, तो ये बात स्टेटमेंट के फेवर में ही तो है ना? हाँ जी। दूसरा है द इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ द स्टेट में गेट एडिक्वेट नंबर ऑफ एप्लीकेंट टू फिल द एडिशनल, हो सकता है राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों की अतिरिक्त सीटों को भरने के लिए प्रयास होंगे। मतलब ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ सीट इंक्रीज कर दी जाए और उस पे बच्चे भी आके एडमिशन ले लेंगे। तो भाई साहब ये भी तो बात स्टेटमेंट के फेवर में है। वो चाह रहे थे कि सीट बढ़ा दी जाए, हम कह रहे हैं चलो परमिशन मिल जाएगी, वो कह रहा है कि बढ़ी हुई सीट पे बच्चे आएंगे, तो ये भी तो स्टेटमेंट के फेवर में है। वो यही इसीलिए तो वो सीट बढ़ाना चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज हो। तो यहाँ पे दोनों ही बातें स्टेटमेंट के फेवर में निकली, दोनों ही बातें स्टेटमेंट के फेवर में निकली। चलिए नेक्स्ट, नगर निगम ने मानसून के आने तक शहर में जल आपूर्ति में 50% कमी करने की घोषणा की है। भैया द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज अनाउंस्ड 50% रिडक्शन इन वाटर सप्लाई टिल मानसून अराइव्ड इन द सिटी। उसने बोला भैया जब तक मानसून नहीं आएगा 50% पानी की कटौती कर दी। सुबह शाम पहले आता था पानी, अब सिर्फ सुबह सुबह आ रहा है, शाम को पानी नहीं दे रहा नगर निगम। तो पहला एजम्पशन है पीपल में प्रोटेस्ट अगेंस्ट द यूनिलैटरल डिसीजन ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। हो सकता है लोग नगर निगम के एक पक्षीय निर्णय का विरोध करेंगे। ऑब्वियसली बात है, तुम तो लड़ मरोगे, हैं, आंदोलन तो उतर आओगे, सड़क पे उतर आओगे। क्यों भाई, पानी काट लिया, ऐसे कैसे पानी काट लिया हमारा? तो अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो बिल्कुल आप विरोध करोगे। लेकिन मैंने आपको क्या समझाया चैप्टर शुरू करने से पहले, हम चाहकर भी स्टेटमेंट का विरोध नहीं कर सकते, हम स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते। ये साफ साफ कह रहे हैं कि विरोध करो, विरोध करो, हैं, ये साफ साफ कह रहे हैं विरोध करो, और हम स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते। समझ रहे हो? हाँ जी। दूसरा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में रिड्यूस इट्स टैक्सेस फ्रॉम द रेजिडेंट्स एज इट फेल टू प्रोवाइड एडिक्वेट वाटर। ये कह रहे हैं हो सकता है नगर निगम निवासियों को कर को कम करते। ये कह रहा है कि नगर निगम जो है पानी की सप्लाई तो दे नहीं पा रहा, तो जब पूरी नहीं कर पा रहा वो पानी की सप्लाई, तो जो पानी के वाटर टैक्सेस है ना वो कम कर दे। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपके घर पे बिजली पानी की सप्लाई कितनी भी हो, लेकिन जो फिक्स रेट है वाटर और यूनिट के, जो लाइट के रेट होते हैं वो तो फिक्स ही है ना? अच्छा एक बात बताओ, अगर वो टैक्स को कम करेगा तो नुकसान किसका होगा? ये बताओ, किसका नुकसान होगा? अगर टैक्सेस कम कर रहे हैं तो नुकसान आपका होगा या नुकसान सरकार का होगा? ये बताओ। अगर नगर निगम टैक्सेस को कम करेगा तो नुकसान आपका होगा या सरकार का? सर, नुकसान हमारा क्यों होगा? नगर निगम का होगा नुकसान। और अगर नगर निगम का नुकसान यानी कि स्टेटमेंट का नुकसान, कथन का नुकसान, और कथन का नुकसान हम कर नहीं सकते। समझ रहे हो? नुकसान मतलब अंगेंस्ट, हम स्टेटमेंट के अंगेंस्ट जा नहीं सकते। नगर निगम ने पानी काटा 50%, हमें पता है क्या कहना है कि भाई साहब 50% नहीं 80% पानी काट लो, हम तब भी जिंदा रह लेंगे। पूरा पानी काट लो तुम, 90% काट लो, हमें सिर्फ एक बूंद दे दो, हम तब भी जिंदा रह लेंगे। हमें ये बोलना है, ठीक है, मार्क्स लेने के लिए। तो हम चाहकर भी सरकार का विरोध नहीं कर सकते हैं, हमें हमेशा
सरकार का साथ देना पड़ेगा, गवर्नमेंट के साथ ही रहना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट हमें नहीं जाना है ना। जी हाँ, हम अपना फायदा नहीं देखेंगे, गवर्नमेंट का फायदा देखेंगे, क्योंकि आप एक सरकारी नौकरी लेने जा रहे हो। और अगर आप सरकारी नौकरी लेने जा रहे हो और वहां आप सरकार के खिलाफ हो, तो सरकार आपको नौकरी क्यों देगी, ये बताओ। तो कम से कम पहले सरकार को सपोर्ट तो करो, अपनी सोच तो बदलो, तभी तो सरकारी नौकरी करोगे। पता चले आप सरकारी नौकरी नौकर बन गए और वहां तो आप तो डेली धरना दे रहे हो, लोगों को भड़का रहे हो, काम ही नहीं कर रहे, तुमने तबाही मचाई हुई है सरकारी डिपार्टमेंट में। तो ऐसा नहीं है, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी सरकारी नौकरी पाने के लिए। इसीलिए हमें स्टेटमेंट का साथ देना पड़ेगा, सरकार का साथ देना पड़ेगा। उन्होंने बोला 50%, तो हम बोलेंगे 50 नहीं 80% काटो। बेटा दो ही चीजें दिमाग में बैठा लो बस अपने, सिर्फ दो। प्रैक्टिकली आप लोग क्या है ना, आप लोग ना प्रैक्टिकली सोचने लग जाते हो और स्टेटमेंट में जो लिखा है ना उसको भूल जाते हो। यही दिक्कत है, हम सुनते नहीं है, बस अपनी अपनी हाँकते रहते हैं। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है कि जब भी हम किसी पर्सन से बात करते हैं, जब भी हम किसी पर्सन से आर्ग्यू करते हैं, बेटा ये जो चैप्टर्स है ना, ये वो चैप्टर्स हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को चेंज करेंगे, जो हमारी पर्सनैलिटी को एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी में चेंज करेंगे, जो हमारे एटीट्यूड को चेंज करेंगे। ठीक है, इन चैप्टर्स को पढ़ने का फायदा है कि आपकी जो लाइफ स्टाइल है, आपकी जो सोच है वो बदलेगी, है ना। आप जो कहोगे बातों को, लोग उसको सुनना पसंद करेंगे। अभी आपको कोई सुनना पसंद नहीं करता क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। लेकिन इन चैप्टर्स के जरिए आपको पता चलेगा कि हमें सोसाइटी में क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, हम कौन सी बात कहें ताकि हमारी बात की वैल्यू रखी जाए। ठीक है, जी हाँ। तो ये चैप्टर इसीलिए भी है ताकि हमारी थोड़ी सी पर्सनैलिटी इंप्रूव हो। तो ये चैप्टर से हमें ये भी सीखने को मिलता है। तो मैंने आपको सिर्फ दो ही चीजें बताई हैं, हमें स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना और इलॉजिकल नहीं होना, बस इतनी सी बात। हमें हमेशा स्टेटमेंट के फेवर में रहना है, कभी उसके अगेंस्ट नहीं जाना, ना इलॉजिकल होना। ये दो ही एजम्पशन है जो गलत हैं, और ये दोनों एजम्पशन है, ये स्टेटमेंट के अगेंस्ट है और ये इलॉजिकल भी और ये अगेंस्ट भी है, कहानी खत्म। इसके अलावा जितने भी एजम्पशन होंगे सारे सही होंगे, बस अगेंस्ट और इलॉजिकल नहीं होना। इसके अलावा सारे एजम्पशन सही होंगे और ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना हमें। ठीक है जी, हाँ जी। अगर आप बिना स्टेटमेंट, है ना, आप जो आंसर दे रहे हो ना, आप स्टेटमेंट पढ़े बिना आंसर दे रहे हो, आप स्टेटमेंट को पढ़ना ही नहीं चाह रहे, आप उसकी फीलिंग्स ही नहीं समझना चाह रहे स्टेटमेंट की। राज्य में गर्मी की भीषण लहर से गुजर रहा है, इसे देखते हुए सरकार ने तत्काल प्रभाव से अगले पखवाड़े तक सारे स्कूल कॉलेज बंद करने को कहा। भैया बहुत गर्मी है भयंकर, बहुत गर्मी है भयंकर, जिसके चलते सरकार ने कहा कि अगले 15 दिनों तक, वैसे हालांकि अब तो ठंड से गुजर रहा है ना, बहुत ठंड पड़ रही है, तो आप इसको ठंड कह सकते हो, गर्मी की भीषण लहर की जगह आप कह सकते हो ठंड की शीत लहर से गुजर रहा है। तो पहला जंक्शन है, हो सकता है कि ठंड की शीतलहर, पखवाड़े का मतलब होता है 15 दिन बाद, हो सकता है ठंड की शीतलहर 15 दिन के बाद खत्म हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, सरकार ने 15 दिनों तक ही सारे स्कूल कॉलेज क्यों बंद किए? सरकार ने 2 दिन के लिए क्यों नहीं बंद किए? सरकार ने 7 दिन के लिए क्यों नहीं बंद किए? या फिर सरकार ने अनिश्चित काल के लिए क्यों नहीं बंद किए? उसने ये क्यों नहीं कहा कि जब ठंड खत्म होगी तभी स्कूल खोले जाएंगे, जब तक ठंड पड़ रही है तब तक स्कूल बंद रहेंगे? ऐसा क्यों नहीं बोला सरकार ने? सरकार ने सीधा आदेश दे दिया कि 15 दिनों तक भाई साहब बंद कर दो, 15 दिनों तक तो पूछो मत हमसे। ऐसा क्यों कहा होगा? सर ऑब्वियस सी बात है, सरकार ने मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से पूछा होगा, हाँ भाई क्या कहता है तुम्हारा मौसम विभाग है, क्या कहता है मौसम विभाग। हालांकि भारत का मौसम विभाग तो उल्टा ही है, जिस दिन कहेगा बारिश होगी उस दिन तो धूप निकलेगी, जिस दिन कहेगा धूप निकलेगी उस दिन बारिश होगी। लेकिन फिर भी जो सरकार ने 15 दिन के ऑर्डर दिए हैं वो कहीं ना कहीं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि मौसम विभाग से पूछ कर दिए हैं। तो उन्होंने बताया होगा मौसम विभाग ने, भैया 15 दिन तक तो ऐसी ठंड पड़ रही है कि रेड अलर्ट एरिया जारी कर दो,
है ना, बिल्कुल रेड अलर्ट कर दो 15 दिनों के लिए। तो बहुत ठंड है, भयंकर ठंड की शीत लहर गुजर रही है ना। हाँ जी। तो सरकार ने कहीं ना कहीं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से कंसर्न किया है, उसके बाद बोला है। तो इसका मतलब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एडवाइस दी होगी 15 दिनों तक तो भैया ठंड बहुत है, उसके बाद खत्म होगी, इसलिए 15 दिन तक बंद कर दो, बाद में खोल देना। तो हम कह रहे हैं कि हो सकता है कि 15 दिनों के बाद ये ठंड की शीतलहर खत्म हो जाए। तो ये बात स्टेटमेंट के फेवर में ही तो है, स्टेटमेंट के फेवर में ही तो है भाई साहब। वो भी तो यही कह रहे हैं कि 15 दिनों तक बंद करो उसके बाद खोलो, इसका मतलब वो भी तो यही कह रहे हैं 15 दिनों तक ये ठंड है, उसके बाद नहीं है। समझना नहीं चाह रहे तो। हाँ, दूसरा, हो सकता है छात्रों के माता पिता अपने बच्चों को 15 दिन बाद भी स्कूल ना भेजें। भैया पेरेंट्स अपने बच्चों को 15 दिन बाद भी ना भेजें, हम नहीं भेज रहे हैं। 15 दिन बाद भी क्या कर लोगे, हमारा बच्चा है, बहुत प्यारा सा बच्चा है हमारा। आजकल ऐसे पेरेंट्स होते नहीं है, हैं? क्या भाई, आजकल ऐसे पेरेंट्स नहीं है कि बच्चे को 15 दिन तक स्कूल ना जाने दें, घर बैठाए रखें। आजकल तो पेरेंट्स कहते हैं निकल यहाँ से तू फटाफट से। एक्चुअली आजकल के बच्चे ही ऐसे नहीं है, हैं? हाँ जी, बच्चे ही ऐसे नहीं है आजकल के। तो पहली बात तो ऐसे पेरेंट्स नहीं है, न ऐसे बच्चे हैं। दूसरी बात, हम कह रहे हैं कि हम 15 दिन के बाद भी बच्चों को ना भेजें, इसका मतलब, और स्टेटमेंट चाह रहा है कि 15 दिन बाद आ जाओ, ये कह रहे हैं नहीं भेज रहे, क्या कर लोगे? तो हम स्टेटमेंट के विरोध कर रहे हैं ना, अगेंस्ट है ना। तो ओनली फर्स्ट इम्प्लिसिट, ओनली फर्स्ट इम्प्लिसिट, केवल पहली पूर्व धारणा अंतर्निहित है, केवल पहली पूर्व धारणा अंतर्निहित है। चलिए साहब। हाँ जी। रेल की पटरियों को पार करने, रेल की पटरियों को पार कर रहे कई लोगों को पुलिस ने धर दबोचा। कहाँ जा रहा है बे, इधर आ। हैं? रेल की पटरियों को पार करते हुए कई लोगों को पुलिस ने धर दबोचा और भारी जुर्माना लगा दिया। बच के कहाँ जाओगे, पहले पैसे दे जाओ इधर। है ना। तो पहला जम्पशन है, पीपल में रिफ्रेन फ्रॉम क्रॉसिंग द रेलवे ट्रैक इन फ्यूचर। हो सकता है लोग भविष्य में रेल की पटरियों को पार करने से परहेज करें। आप प्रैक्टिकली सोचोगे तो आप इसको सही कर दोगे, वो गलत कर दोगे। क्यों? क्योंकि इनकी ऐसी की तैसी, हम तो ऐसी पार करेंगे, क्या कर लेंगे ये, है? तो लोग सुधरेंगे तो है नहीं भाई, रियल लाइफ में कोई नहीं सुधरता। लेकिन स्टेटमेंट के हिसाब से ये जो अजम्पशन है ये स्टेटमेंट के फेवर में है। पीपल में कंटिन्यू क्रॉसिंग द रेलवे ट्रैक एंड पे हैवी पेनल्टी, हाँ ये जरूर होगा हकीकत में। ये हकीकत में तो है, लेकिन ये कथन का विरोध कर रहा है। ये हकीकत में है लेकिन कथन का विरोध कर रहा है। तो ओनली फर्स्ट इम्प्लिसिट,
तो इसीलिए स्टेटमेंट एजम्पशन चैप्टर में हमें ये नहीं सोचना कि हकीकत में क्या हो रहा है, हमें ये सोचना है कि हम स्टेटमेंट के फेवर में हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे, हम कथन का साथ दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे, हम कथन की सोच को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। वरना कथन का कोई काम ही नहीं रह जाएगा। अगर आप बिल्कुल सोचोगे ना कि रियल में क्या हो रहा है तो फिर कथन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, तो वहां पे सब गड़बड़ है। तो यही हमारा है कि हमें दूसरों की बातें सुननी चाहिए, तब हमें अजम्पशन देने चाहिए। ये चैप्टर हमें क्या सिखाता है कि हमें पहले लोगों को सुनना चाहिए, उसके हिसाब से हमें अपने अजम्पशन देने चाहिए। जबकि जनरली लोग क्या करते हैं अपने हिसाब से अजम्पशन दे देते हैं किसी के भी बारे में, ना उसको सुनने की कोशिश करते हैं ना समझने की कोशिश करते हैं। तुम फेल होके पहुंचोगे तो तुम्हारे रिश्तेदार दुनिया भर के अजम्पशन दे देंगे कि निकम्मा था ये तो, पहले से हमें पता ही था इसका तो कुछ नहीं होना, ये तो फालतू पैसा बर्बाद कर रहा है अपने माँ बाप का। वो आपको सुन ही नहीं रहे है कि सर, अब आप बताना चाह रहे हो कि ऐसा नहीं है, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैं पढ़ नहीं पाया था, ऐसा नहीं है, मेरा सिलेक्शन हो गया लेकिन मैं 0.1 नंबर से रह गया हूं, अगली बार में हो जाएगा। तो वो आपको सुन ही नहीं चाह रहे, वो अपने एजम्पशन लगा रहा है ये तो निकम्मा था 1 नंबर का है, हमें तो पहले ही पता था इसका कुछ नहीं होना, ये तो माँ बाप का पैसा बर्बाद करने गया था कोचिंग करने। तो वही चीज है, इसीलिए हमें क्या है, अजम्पशन नहीं लगाने हैं, हमें स्टेटमेंट को समझना है, उसके फेवर में रहना है। Sir, day before yesterday, I asked you a question, but you didn't answer. Who is the father of reasoning? Uh, अरे प्रभु, अरे मेरे दोस्त, क्या करना तुम्हें जानकर, ये जीएस का क्वेश्चन है। हु इज द फादर ऑफ रीजनिंग, हु इज द फादर ऑफ मैथ, हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी, हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, हु इज द फादर। हाँ, बच्चे ने आंसर दिया है, फादर ऑफ रीजनिंग इज पीयूष सर। बस मिल गया आपको आंसर, हु इज द फादर ऑफ रीजनिंग। रीजनिंग के कोई जनक नहीं है, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जो बनाया नहीं गया है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बन गया है। ठीक है जी। हाँ जी। चलिए, रीजनिंग के पापा कोई नहीं है। हाँ जी, सब रीजनिंग की औलादे हैं, रीजनिंग के पापा को। चलो चलो चलो, शहर में अगले दिन, शहर में अगले दिन आयोजित, है ना, शहर में अगले दिन आयोजित होने वाले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के टिकट खरीदने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग कतार में खड़े हैं। भाई साहब, मैच होने वाला लोग खड़े हैं लाइन में, कतार में खड़े हैं टिकट लेने के लिए। मैं भी, मुझे भी टिकट चाहिए, मुझे भी टिकट चाहिए, टिकट 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 टिकट। तो बहुत सारे लोग कतार में खड़े हैं। तो हो सकता है अगले 6 महीने कोई और मैच ना हो। एक बात बताओ, अगले 6 महीने में कोई और मैच हो या ना हो, उससे हमें क्या लेना देना। कल के मैच हमें देखना है, उसके लिए लोग लाइन में लगे हैं। तो डिपेंड करेगा ना बेसिकली कि कल का मैच किस किस के बीच में है। समझ रहे हो, कल का मैच किस किस के बीच में है, इस पे डिपेंड करेगा। ऐसा थोड़ी है, हाँ ऐसा थोड़ी होता है कि नहीं मैं भी, तो वो डिपेंड करेगा कि कल का मैच बेसिकली किस किस के बीच में है। तो इसीलिए ये तो गलत है, अगले 6 महीने में क्या होगा क्या नहीं होगा हमें क्या लेना देना। हो सकता है जो लोग कतार में खड़े हैं अधिकांश लोगों को टिकट मिल जाए, हाँ, तो टिकट मिल जाए, ये बात स्टेटमेंट के फेवर में है कि भैया सबको टिकट मिलेगी, चिंता मत करो। ये बात स्टेटमेंट के फेवर में है, सबको टिकट मिलेगी, कोई भी बच्चा चिंता ना करे किसी भी प्रकार की। टिकट सबको मिलेगी, टिकट सबको दी जाएगी। सब्र रखो, सब्र का फल
मीठा होगा, सबको बटेगा। तो वो स्टेटमेंट के फेवर में है ना। भैया टिकट लेने के लिए लोग कतार में खड़े हैं। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, कर्मचारी संघ ने अपने सदस्यों को वार्षिक कार्यक्रम से दूर रहने के लिए कहा, क्योंकि डायरेक्टर ने उनकी कई मांगे पूरी नहीं करी। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, तभी तो जाएंगे कंपनी के प्रोग्राम में। हमारी कोई सुन नहीं रहा, कंपनी के एम्प्लॉयज पे ध्यान ही नहीं है डायरेक्टर का, और चला है ये एनुअल फंक्शन करने। तो देखो, हर हर उसमें ना एक ग्रुपिज्म होती है, एक यूनियन लीडर होता है, उसने मना कर दिया कि भैया कोई नहीं जाएगा, कोई भी। तो पहला अजम्पशन है, द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द एसोसिएशन मे नॉट अटेंड द फंक्शन। सही बात है, यही तो चाह रहा है मेजोरिटी ऑफ मेंबर, जो एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, मेजोरिटी वो लोग फंक्शन को अटेंड ना करें। द मैनेजमेंट में कैंसिल द एनुअल फंक्शन। ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट जो है एनुअल फंक्शन को कैंसिल कर सकता है। अच्छा, एक बात बताओ, पहली बात तो जो एनुअल फंक्शन होता है ना, वो सिर्फ उस कंपनी के लिए नहीं होता, ढेर सारी और भी कंपनियों के डायरेक्टर, एम्प्लॉयज इनवाइटेड होते हैं। पहली चीज, किसी के भी एनुअल फंक्शन में। दूसरी चीज ये है कि जैसे आप लोग शादी करने गए, मतलब आपकी शादी है, धूमधाम से हो रही है शादी है, आपकी पहले नौकरी लगी, आप अच्छी जगह पहुंचे, अच्छी जगह आपका सिलेक्शन हुआ, फिर आप शादी कर रहे हो, है बढ़िया सा रिश्ता आपके लिए आया है, लेकिन हुआ आपने कार्ड छपवा दिए, हाँ बहुत बड़ी शादी करने की व्यवस्था आपने की है, अरेंजमेंट, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, जिस दिन आपकी शादी थी, उस दिन आ गया भयंकर आंधी, तूफान, बारिश, बाढ़, है ना। आप तो पहुंच गए जैसे तैसे गेस्ट हाउस में, मैरिज होम में, लेकिन बाकी बाराती तो नहीं आ पाए, क्योंकि इतनी भयंकर आंधी तूफान में कौन जाएगा, कोई नहीं जाएगा। तो अब जब बाराती तुम्हारी शादी में नहीं पहुंचे हैं, तो तुम शादी करोगे कि नहीं करोगे, ये बताओ। शादी करोगे कि नहीं? है, बाराती नहीं पहुंच पाए आपकी शादी में। सर बाराती तो छोड़ो, पंडित भी नहीं आएगा तो भी कर लेंगे हम तो शादी। हमें तो पंडित की भी जरूरत नहीं है सर। क्यों भाई? हैं? तो पहली बात तो यह है कि बात हो रही थी, बात पता है किसकी हो रही थी? बात हो रही थी एनुअल फंक्शन को अटेंड करने और ना करने की। उसको कैंसिल करने की कोई बात नहीं हो रही, उसको कैंसिल करने की यहाँ पे कोई भी बात नहीं हो रही। तो ये जो है ना, ये एक इलॉजिकल, ये एक इलॉजिकल स्टेटमेंट है। तो ओनली फर्स्ट इम्प्लिसिट, ओनली फर्स्ट इम्प्लिसिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट।
हाँ जी। गांव में पीने के पानी की कमी की समस्या पर गांव में पीने के पानी की कमी की गंभीर समस्या पर चर्चा करने के लिए गांव के सरपंच ने सभी परिवार के मुखिया की बैठक बुलाई है ना। द सरपंच ऑफ द विलेज कॉल द मीटिंग ऑफ ऑल द हेड्स ऑफ द फैमिली टू डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन द विलेज। गांव में भैया पीने के पानी की कमी हो गई। अब कमी होगी तो जो गांव का सरपंच है उसने हर घर के मुखिया को बुलाया। सरपंच है रिकॉल सच मीटिंग्स। बेटा पिछली कितनी भी मीटिंग हुई हो या ना हुई हो उससे हमें क्या लेना देना। पिछली मीटिंग से हमें क्या लेना देना। मोस्ट ऑफ द हेड्स ऑफ द फैमिली में अटेंड। हाँ भैया अटेंड करेंगे, बुलाए जा रहे हैं तो अटेंड करेंगे। तो ओनली सेकंड इम्प्लिसिट है ना, स्टेटमेंट के फेवर में है सेकंड, तो ओनली सेकंड इम्प्लिसिट। चलो अच्छी बात यह है कि अब आप लोगों के जो आंसर्स हैं वो सही आने लगे हैं। अभी तक आंसर सही नहीं आ रहे थे बट अब आप लोगों के जो आंसर्स हैं वो सही आने लगे हैं। गुड जॉब। नगर निगम ने तटों के किनारे रहने वाले सभी लोगों को मानसून के दौरान ऊंची जगह पर जाने के लिए कहा। भैया मानसून के दौरान क्या होता है, पानी भर जाता है, इसलिए नगर निगम ने बोला कि जब तक मानसून है तब तक तुम दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ। पहला जंक्शन है मैनी पीपल लिविंग इन द सैंड में लीव द सिटी एंड रीलोकेट देमसेल्फ एल्सवेयर इन द स्टेट। हो सकता है झोपड़ियों में रहने वाले कई लोग शहर छोड़ के ही चले जाएं। मतलब उनको कह रहे हैं कि तुम शहर छोड़ के चले जाओ। भैया शहर छोड़ के जाने की थोड़ी कह रहे हैं। हम आपसे शहर छोड़ के जाने की नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं बस कुछ दिन के लिए शिफ्ट हो जाओ। बात मान लो हमारी, कुछ दिन के लिए शिफ्ट हो जाओ, परमानेंट मत शिफ्ट हो। दूसरा है हो सकता है तट के किनारे झोपड़ियों में रहने वाले अधिकांश लोग मानसून तरह ऊंची जगह पर। बिल्कुल भैया ऊंची जगहों पर जाके रहने की कोशिश करेंगे। तो ये बात स्टेटमेंट के बिल्कुल फेवर में है, तो इसीलिए ओनली सेकेंड इम्प्लिसिट, ओनली सेकेंड इम्प्लिसिट बिल्कुल स्टेटमेंट के फेवर में है। नेक्स्ट, the district authority has decided to set up wireless communication along the coastline in view of the cyclone storm hitting in the coast। चक्रवातीय तूफानों से सागर तटों के प्रभावित होने को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन ने तटवर्ती क्षेत्रों में बेतार संचार प्रणाली की स्थापना का निर्णय लिया। देखो जो कोस्टल एरियाज होते हैं, जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहां पर जो तार संचार प्रणाली है वो बड़ी बड़ा दुख पहुंचाती है क्योंकि तार ना साइक्लोन में टूट जाते हैं। तो उन्होंने ना वायरलेस कम्युनिकेशन ला दिया। पहला जंक्शन है द टेलीफोन कम्युनिकेशन में बी पैरालाइज ड्यू टू साइक्लोन। सही बात है भैया, ये तो सही बात है। जो चक्रवाती तूफान आते हैं उससे टेलीफोन कम्युनिकेशन ना दिक्कत में आ जाता है, इसीलिए तो हम वायरलेस कम्युनिकेशन की स्थापना कर रहे हैं। द वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में बी एबल टू विथस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन स्टॉर्म। सही बात है, जो वायरलेस कम्युनिकेशन है वो साइक्लोन स्टॉर्म को झेल सकता है ना। वायरलेस कम्युनिकेशन साइक्लोन स्टॉर्म को झेल सकता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए, हाल ही में स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में आई जबरदस्त गिरावट की जांच के लिए भारत सरकार ने एक संसदीय समिति का गठन किया। भैया स्टॉक एक्सचेंज देखो, ये पहले ऐसा होता था, अब नहीं होता। पहले ऐसे होता था, अब ऐसा नहीं होता है? हाँ जी। कौन सा मेहता था वो? क्या नाम था भाई? कौन सी वेब सीरीज आई थी? हम तो नाम ही भूल गए उनका। मेहता करके था कुछ, या कोई और नाम था जिसमें स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें इसी के ऊपर मूवी थी। हाँ, शेयर मार्केट से रिलेटेड जो मूवी थी, बुल और बिया। हर्षद मेहता। हाँ जी, अशोक मेहता नहीं भाई, तारक मेहता। तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं, तारक मेहता की बात नहीं कर रहे हम, हर्षद मेहता। तो जो हर्षद मेहता आपने देखा होगा, वो सीरीज देखी होगी, तो उसमें पहले ऐसा हुआ करता था उसके जमाने में, उनके टाइम में। लेकिन स्कैम 1992, अब ऐसा स्कैम नहीं हो सकता है स्टॉक स्टॉक मार्केट में। अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता कि स्टॉक मार्केट अचानक से गिर जाए और अचानक से उड़ जाए। अब नहीं हो सकता है ऐसा, पहले ऐसा हो जाया करता था। तो पहला जंक्शन है द मेंबर्स ऑफ द कमिटी में, है ना, possess रिक्वेस्ट एक्सपर्टाइज टू कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन। समिति के सदस्यों में जांच करने की अपेक्षित विशेषता हो सकती है। सही बात है भैया, जो कमेटी बनाई जा रही है ना, जो कमेटी बनाई जा रही है उनमें काबिलियत होगी तभी तो बनाई जा रही है।
दूसरा है द पीपल रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्रैश में डिस्ट्रॉय ऑल देयर डॉक्यूमेंट्स बिफोर द कमिटी ले देयर हैंड्स ऑन देम। ये कह रहे हैं कि उसको, कमेटी को, मतलब लोगों को, करप्ट लोगों को पकड़ने से पहले करप्ट लोग क्या करेंगे, अपने अपने वो जो हैं सबूत मिटा देंगे। भाई साहब ये तो स्टेटमेंट के खिलाफ है ना, हम स्टेटमेंट के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? है ना? हाँ जी। चलिए नेक्स्ट। चलिए, the management of the passenger car manufacturing company has decided to reduce its workforce in view of the sluggish demand in the market। यात्री कार निर्माता कंपनी है, एक यात्री कार निर्माता कंपनी है, उसके डायरेक्टर ने बाजार में मांग की कमी को ध्यान में रखते हुए अपने कर्मचारियों की संख्या घटा दी। भैया एक कार बनाने वाली कंपनी है, उसने क्या किया, उसने पता है क्या किया, उसने काम किया कि उसकी कार बिकी नहीं रही मार्केट में। अब कार बिक नहीं रही और उसकी जो एम्प्लॉइज है वो कई हजारों एम्प्लॉई हैं, लाखों एम्प्लॉई हैं, लाखों तो नहीं हजारों हैं। तो उसने क्या किया, अपने एम्प्लॉइज को कम कर दिया, क्योंकि जब कार नहीं बिक रही है तो इतनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, तो इतने एम्प्लॉइज की हमें जरूरत नहीं है, तो उसने जो है अपने एम्प्लॉइज निकाल दिए। पहला एजम्पशन है द डिमांड ऑफ कार मैन्युफैक्चर बाय द कंपनी में कंटिन्यू टू बी लोअर इन द नियर फ्यूचर। वे कह रहे हैं कि आने वाले भविष्य में भी कार की जो डिमांड है वो कम रहेगी। अब आप पता है क्या सोचोगे, आप सोचोगे सर आने वाले भविष्य में क्या नहीं होगा, क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, हम कैसे डिसाइड करें? देखो हम ऐसे डिसाइड कर सकते हैं कि एम्प्लॉइज निकाले गए कंपनी से। अगर कंपनी का डायरेक्टर अपने एम्प्लॉइज को निकाल रहा है तो क्या सोच के निकाल रहा है कि आज डिमांड कम है, कल ज्यादा हो जाएगी तो मैं कल दोबारा एम्प्लॉइज रख लूंगा? नहीं ना, वो यही सोच के तो निकाल रहा है अपने एम्प्लॉइज को कि इन फ्यूचर भी डिमांड हमारी कम ही रहने वाली है। ऐसा थोड़ी है कि आज डिमांड कम है, आज निकाल दिए, कल हो जाएगी, कल रख लेंगे, परसों फिर निकाल देंगे, फिर रख लेंगे, ऐसा तो चलता नहीं है। तो अगर ये जो एम्प्लॉइज कम किए जा रहे हैं, ये यही सोचकर कम किए जा रहे हैं कि नियर फ्यूचर भी डिमांड कम ही रहेगी, ये बात स्टेटमेंट के फेवर में ही है। दूसरा, द कंपनी में बी एबल टू रन, हाँ, इट्स ऑपरेशन विद द रिड्यूस वर्कफोर्स। हो सकता है जो कंपनी है वो कम कर्मचारियों के साथ अपने ऑपरेशन को चालू करे। ऑब्वियस सी बात है यार, डायरेक्टर अपनी कंपनी को बंद थोड़ी कर रहा है, उसने कम कर दी है। क्वेश्चन क्या बताते हैं, क्या बताएं, बताओ आपको क्या पूछ रहे हो, तो पूछो तो सही। तो ये बात भी स्टेटमेंट के फेवर में है कि बचे हुए वर्क फोर्स के साथ ही कंपनी कंटिन्यू चालू रहेगी। चलिए नेक्स्ट। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की है कि सभी कोचिंग संस्थान अपने शिक्षकों के परिचय, आधारभूत सुविधाएं एवं शुल्क संबंधी पूर्ण विवरण के साथ अपना पंजीकरण शीघ्र करा ले। ओहो हाँ, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? पूछो तो भाई साहब, क्या पूछना चाह रहे हो? ये कह रहे हैं कि जितनी भी कोचिंग संस्थान है ना, उसमें जो भी टीचर पढ़ा रहा है सबका बायोडाटा दे दो, कौन क्या पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, पढ़ा लिखा है भी कि नहीं है, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे दो, कहाँ पढ़ा रहे हो, 2 कमरे में पढ़ा रहे हो, है वहां पे इमरजेंसी एग्जिट है भी कि नहीं है, सारी चीजें मांग रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मांग रहा है, सब चीज मांग रहा है, फीस भी मांग रहा है, तुम किस हिसाब से कितनी फीस ले रहे हो, समझ रहे हो? रीजनिंग 2 सेकंड में कैसे सॉल्व करें? जय माता दी, लो 2 सेकंड में सॉल्व हो गई जय माता दी करके। अबे गधे, पढ़ोगे तभी तो 2 सेकंड में सॉल्व कर पाओगे। ये क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम 1 घंटे से, है? कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? बड़े अल्टीमेट हो तुम यार। हाँ जी, तो पहला एग्जाम्पशन है ऑल दोस कोचिंग क्लासेस व्हिच डोंट हैव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टीचर्स में क्लोज डाउन। देखो अगर मान लो सरकार मांग रही है कोचिंग से, है ना, कोचिंग संस्थानों से सरकार मांग रही है, तो किस लिए मांग रही है? कि जिस कोचिंग पर इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर नहीं होगा उसको बंद कराएंगे, तभी तो मांग रही है। तो ये बात बिल्कुल स्टेटमेंट के फेवर में है, ये बात बिल्कुल स्टेटमेंट के फेवर में है। दूसरा, ऑल द कोचिंग क्लासेस में आफ्टर चार्ज यूनिफॉर्म फीस, कह रहे हैं कि इसके बाद हो सकता है सभी कोचिंग क्लासेस की एक यूनिफॉर्म फीस हो जाए। भाई साहब यूनिफॉर्म फीस कैसे हो जाएगी? यूनिफॉर्म कैसे फीस हो जाएगी? है, एक प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं रीजनिंग, पीयूष सर एक प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा है रीजनिंग जोगिंदर, तो फीस सेम कैसे हो जाएगी? क्यों भाई? हाँ, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहां आप बैठे हो आलीशान हॉल में, जहां लगे हुए हैं 20 एसी,
और एक कोचिंग में आप बैठे हो जहां ऊपर पंखा भी नहीं चल रहा आपके, तो फीस सेम कैसे हो जाएगी? तो फीस तो डिपेंड करेगी ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे, टीचर्स पे, है ना? तो फीस तो उन सब चीजों पे डिपेंड करेगी। तो यूनिफॉर्म फी नहीं हो सकती, ये तो इलॉजिकल स्टेटमेंट है, ये इलॉजिकल स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाँ जी। चलिए, आपकी कितनी फीस है? हमारी कोई फीस नहीं है, हम अनमोल हैं। ठीक है जी। आह केंद्रीय वित्त मंत्री ने हाल ही में घोषणा की है कि जो व्यक्ति 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष अर्जित करता है उसको 5,000 रुपए प्राप्त हो सकते हैं। अच्छा जी, मतलब 5,000 का बेनिफिट मिल जाएगा जिसकी इनकम अप टू 3 lakhs है। इनकम टैक्स में उसको, इनकम टैक्स में 5,000 का और बेनिफिट मिल जाएगा, है ना? चलिए, तो पहला है द पीपल में वेलकम द डिसीजन एंड सपोर्ट गवर्नमेंट इन। देखो, पीपल में वेलकम एंड सपोर्ट गवर्नमेंट, ये तो सही बात है, पीपल को हमेशा ही वेलकम करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। द गवर्नमेंट में द निर्णय, इस निर्णय से होने वाली राजस्व की हानि को सरकार सहन कर सकती है। भैया सरकार सहन कर सकती है तभी तो सरकार लोगों को छूट दे रही है 5,000 एक्स्ट्रा। सरकार सहन कर सकती है तभी तो सरकार लोगों को छूट दे रही है। हाँ भाई, आपको छूट है। मार्ग एक्स में अधिक संख्या में गड्ढे हैं। मार्ग एक्स में अधिक संख्या में गड्ढे होने के कारण निर्धारित समय पे हवाई अड्डा पहुंचना बड़ा मुश्किल है। भाई साहब, एयरपोर्ट पहुंच ही नहीं पा रहे हम, क्योंकि तमाम गड्ढे हैं, है ना? सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है, समझ ही नहीं आ रहा। रीचिंग एयरपोर्ट इन टाइम मे नॉट बी ऑलवेज नेसेसरी। अच्छा जी, एयरपोर्ट पहुंचना हमारे लिए जरूरी नहीं है। वाह भाई वाह। है। दूसरा, देयर इज नो अदर कन्वीनियंट रोड इन द एयरपोर्ट। देखो, कोई अदर कन्वीनियंट रोड नहीं है, तभी तो ये समस्या उठाई जा रही है। कोई अदर कन्वीनियंट रोड नहीं है तभी तो इस समस्या को उठाया जा रहा है। तो ओनली सेकेंड। चलिए नेक्स्ट। राज्य में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी के टैंकर उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार को कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। ओहो, ये कह रहे हैं जहाँ सूखा पड़ गया है वहां राज्य सरकार को कुछ भी खर्च नहीं करना है। वो कह रहे हैं जहां सूखा पड़ गया वहां राज्य सरकार को कुछ भी पैसा खर्च नहीं करना। पता नहीं क्यों कह रहे हैं ऐसा, ऐसी गलत बातें बोल रहे हैं ये। पहला अजम्पशन है पानी के टैंकर उपलब्ध कराने में गैर सरकारी संगठनों को पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये तो फर्जी का स्टेटमेंट है, इलॉजिकल है। दूसरा है वाटर टैंकर कैन नॉट ओवरकम द वाटर शॉर्टेज ऑफ द ड्रॉट। वाह भी वाह, वाटर टैंकर नहीं पूरा करेंगे तो क्या तुम पूरा करोगे? कौन पूरा करेगा? है, वाटर टैंकर अगर पूरा नहीं करेंगे पानी की सप्लाई को तो कौन पूरा करेगा? वही पूरा करेंगे। राजस्थान में आज भी पीने का पानी की सप्लाई होती है वाटर टैंक से, है ना? चलिए, why don't you go to the court if the employer doesn't pay you the provident fund contribution? ये कह रहे हैं आप कोर्ट जाओ भैया। अगर आपकी कंपनी आपको पीएफ नहीं दे रही है तो आप कोर्ट जाओ। अगर आपकी कंपनी, है ना, अगर आपकी कंपनी आपका पीएफ जमा नहीं कर रही है तो आप कोर्ट जाओ, फटाफट से कोर्ट पहुंचो। अगर आपकी कंपनी आपका पीएफ जमा नहीं कर रही तो आप कोर्ट जाओ फटाफट। तो पहला अजम्पशन है कोर्ट कैन इंटरवीन इन मैटर ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। ऑब्वियस सी बात है, कोर्ट नहीं करेगा हस्तक्षेप तो कौन करेगा? कोर्ट नहीं करेगा तो कौन करेगा? है, कोर्ट नहीं तो कौन बे? है, कोर्ट नहीं तो कौन बे? नियोक्ता के लिए कर्मचारियों को भविष्य निधि के अनुसार का भुगतान करना अनिवार्य है। सही बात है भैया, कंपनी को पीएफ देना हर एम्प्लॉय को बहुत जरूरी है, एकदम जरूरी पे एकदम जरूरी है। देश के एक्स देश के शस्त्र निरीक्षक, a weapon inspector of country X couldn't detect the presence of chemical weapon in the country in the custody of country Y। अच्छा, वेपन इंस्पेक्टर ऑफ अमेरिका couldn't detect the presence of कोरोना इन चाइना। ठीक है, ऐसा समझो आप। तो पहला जम्पशन है कि अमेरिका अलाउ द वेपन इंस्पेक्टर ऑफ चाइना टू इंस्पेक्ट वेपन। अच्छा, ये कह रहे हैं कि पहले तो अमेरिका जाके चाइना में चेक करके आया था, वो उसको कुछ नहीं मिले सबूत, उसने सारे सबूत मिटा दिए चाइना में कोरोना के। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि अब चाइना जो है
अब जो अमेरिका है वो चाइना वालों को भी इनवाइट करेगा, तुम भी आओ, तुम भी चेक कर लो हमारे यहाँ आकर, तो ऐसा थोड़ी है, हैं? दूसरा है प्रेजेंस ऑफ केमिकल वेपन कुडंट बी डिटेक्टेड, ऐसा कैसे है कि आप डिटेक्ट ही नहीं कर सकते? कर सकते हैं, डिटेक्ट क्यों नहीं कर सकते हैं? ऐसा थोड़ी है कि रासायनिक हथियारों की उपस्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता, बिल्कुल लगाया जा सकता है, तभी तो वो गए हैं वेपन इंस्पेक्टर वहां पता करने, पता लगाया जा सकता है तभी तो पहुंचे, वरना पहुंचते क्यों? राज्य में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी के टैंकर उपलब्ध कराने हेतु सरकार को कुछ भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। दोबारा से स्टेटमेंट रिपीट हो रहा है, दोबारा रिपीट हो रहा है स्टेटमेंट, लेकिन एजम्पशन अलग है इस बार। पहला एजम्पशन है देयर आर सर्टेन ड्रॉट अफेक्टेड लोकेलिटीज इन द स्टेट, सही बात है भैया, राज्य में कुछ सूखाग्रस्त क्षेत्र है, तभी तो हम बात कर रहे हैं कि सरकार वहां पे पैसा खर्च ना करे। पानी के टैंकर उपलब्ध कराने में कुछ रकम खर्च करनी पड़ती है, और क्या तुम क्या सोच रहे हो, फ्री फंड में ले लोगे सुविधा? है, रकम तो खर्च करनी पड़ेगी तुम्हें। तो स्टेटमेंट एजम्पशन में इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बस यही है स्टेटमेंट एजम्पशन, जिसकी कहानी हो गई समाप्त। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। लव यू ऑल।